हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो भले ही नॉट सेट का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो उसके लिए। वो टॉपिक है लिम्फोमा। कौन सा टॉपिक है? लिम्फोमा। लिम्फोमा की बात करें तो लिम्फोमा में अपन एक तो हॉजकिंग्स लिम्फोमा एंड अनदर टाइप इज़ नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा। मेनली दो टाइप्स होते हैं। ओके, दोनों में से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और हर एग्जाम में कम से कम एक या फिर दो क्वेश्चन आपको लिम्फोमा में से पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में अपन कम्प्लीटली लिम्फोमा को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव और जो हो सकते हैं पॉजिटिव फैक्टर है जो लिम्फोमा कॉज कर सकते हैं, कितने टाइप्स का लिम्फोमा होता है, क्या डिफरेंट है हॉजकिंग्स में और नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा के अंदर, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, उन सबको अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें लिम्फोमा, तो लिम्फोमा किसका? लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल। किसका कैंसर है ये? वाइट ब्लड सेल का कैंसर है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये इंक्लूड होता है आपके हेमेटोलॉजी के अंदर। हेमेटोलॉजी के अंदर जब अपन हेमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कंप्लीटली जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उसके रिगार्डिंग जितने डिसऑर्डर पढ़ते हैं अपन, तो उस डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है आपका कौन सा? लिम्फोमा। तो चलिए अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, बेसिकली बिल्कुल बेस लेवल से। तो बात करें कि हेमेटोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं अपन? हिमेटोलॉजी। ओके, हेमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर वेरियस ब्लड सेल्स और कंपोनेंट्स को अपन क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेरियस सेल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड्स। ओके, ब्लड्स के कंपोनेंट्स बढ़ते हैं। और मेनली बात करें कि हेमेटोलॉजी के अंदर अपन ब्लड की तीन सेल्स को पढ़ते हैं मोस्टली। तीन सेल कौन सी होती है? एक फर्स्ट वन इज आरबीसी, सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ओके, अब इसमें बात करें तो आरबीसी और प्लेटलेट्स की अलग कहानी है। बेसिकली बात करें कि आज अपन लिम्फोमा पढ़ रहे हैं तो लिम्फोमा किसका डिसऑर्डर है? लिम्फेटिक सेल्स का। और लिम्फेटिक सेल किस में इंक्लूड होती है? लिम्फेटिक सेल इज ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो अपन आज किसको पढ़ेंगे? वाइट ब्लड सेल को, डब्ल्यूबीसी को। ओके, अब बात करें कि डब्ल्यूबीसी, फिर फर्दर आगे बढ़े कि ये जो डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड में, हमारे ब्लड में होती है, इस डब्ल्यूबीसी को अपन तीन कैटेगरी के अंदर, कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं? डब्ल्यूबीसी। ओके, फिर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड करने की बात आए तो डब्ल्यूबीसी को अपन मेनली दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है डब्ल्यूबीसी को। फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड वन इज ग्रेनुलोसाइट। आपने पढ़ रखा होगा अगर हेमेटोलॉजी पढ़ा है तो उसके अंदर। ओके, ग्रेनुलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसी होती है जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसी है जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ओके, तो टाइप्स में कौन सी आएगी आपकी? फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट एंड अनदर वन इज ग्रेनुलोसाइट्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके, अब ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? ग्रेन्यूल्स है। ओके, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी? तो मेनली न्यूट्रोफिल्स, अनदर वन इज इयोसिनोफिल एंड लास्ट वन इज बेजोफिल्स। लास्ट वन इज बेजोफिल्स। तो ये तीन टाइप्स की डब्ल्यूबीसी किस में इंक्लूड होती है? ग्रेनुलोसाइट से डब्ल्यूबीसी में। ओके, फिर आते हैं अपन अग्रेनुलोसाइट, यानी कि वो डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, यानी कि ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो उसको अपन क्या लिखेंगे कि डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स, डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो अग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की होती है? देन अग्रेनुलोसाइट इज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज लिम्पोसाइट, सेकेंड वन इज मोनोसाइट। ओके, फिर फर्दर लिम्पोसाइट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज टी लिम्पोसाइट एंड अनदर वन इज बी लिम्पोसाइट। ओके, तो ये तो हो गया डिवाइडेशन।
ये तो हो गया डिवाइडेशन। अगर बात करें ग्रेनुलोसाइट्स की डब्ल्यूबीसी, तो अगर एक बार अपन इमेज देखेंगे तो आपके सामने और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दिस वन इज ग्रेनुलोसाइट्स। ओके, ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसके जो ये जो साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है, एक तो स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स आपको बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको पूछे कि ये जो मोनोसाइट होती है ये किस टाइप की होती है, हॉर्स शू शेप की होती है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज हॉर्स शू शेप, तो वो कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। देन अनदर वन इज ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसका इमेज होगा, तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं और किस टाइप की होती है। चलिए इसको देख लेते हैं अपन। चलिए ये हो गई आपकी कौन सी ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेजोफिल्स। ओके, इसके बाद बात करें कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपको जो ये ग्रेनुलोसाइट्स को बोलेंगे, ये जो स्मॉल स्मॉल डॉटेड्स आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे। ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर किस कलर के ग्रेन्यूल्स हैं, तो पिंक कलर, पिंक ग्रेन्यूल्स। ये आपको कलर भी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ओके, फिर इयोसिनोफिल्स की बात करें तो इयोसिनोफिल्स के अंदर आपको जो ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ये किस कलर के हैं, रेड, रेड ग्रेन्यूल्स। एंड लास्ट वन इज बेजोफिल्स। बेजोफिल्स के अंदर ये आपको जो ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ये किस कलर के हैं, ब्लू कलर के, ब्लू, ब्लू ग्रेन्यूल्स। ओके, तो अगर क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि कौन सी डब्ल्यूबीसी के अंदर ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो क्या बताना है, बेजोफिल्स। ओके, ये ग्रेन्यूल्स के कलर भी आपको याद रखने, अग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, डब्ल्यूबीसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर अपन बात करें कि ये जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन या फिर जितने भी ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, आपका हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बोन मैरो के अंदर क्या होती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और उस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से फॉर्मेशन होता है आपके ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स बनती है उन सब का। ओके, तो ब्लड डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ब्लड डिफ्रेंशिएट, चलिए देखिए, दिस वन ब्लड डिफ्रेंशिएशन बात करें, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल या फिर इसी को बोलते हैं अपन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, इसी को बोला जाता है, और इसी को प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर। ओके, और फिर इस स्टेम सेल से फॉर्मेशन होता है दो टाइप के प्रोजीनेटर का, एक होता है माइलोइड प्रोजीनेटर, एक होता है लिम्फोइड प्रोजीनेटर। ओके, फिर माइलोइड प्रोजीनेटर से कौन कौन सी ब्लड सेल्स बनती है, तो आपके डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, किससे बनती है, माइलोइड प्रोजीनेटर से। ओके, मेगा कैरियोसाइट जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्लेटलेट्स, किससे बनती है, माइलोइड प्रोजीनेटर से। मास्ट सेल किससे बनती है, माइलोइड प्रोजीनेटर से। ओके, और एक बनता है माइलोब्लास्ट, एक बनता है माइलोइड प्रोजीनेटर से क्या, माइलोब्लास्ट। और इस माइलोब्लास्ट से फर्दर कौन कौन सी डब्ल्यूबीसी बनती है, तो मोनोसाइट,
बेजोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये जो मोनोसाइट कौन सी है, टी लिम्फोसाइट टाइप की एक डब्ल्यूबीसी है जो किससे बनती है, माइलॉइड प्रोजिनेटर से। नेक्स्ट वन कौन सा प्रोजिनेटर होता है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर। इस लिम्फोइड प्रोजिनेटर से कौन सी डब्ल्यूबीसी, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और जो नेचुरल किलर सेल जिसको आप बोलते हैं उसका फॉर्मेशन किससे होता है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर से। तो बेसिकली जब हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या बनता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जिसको अपन बोलते हैं, उससे दो प्रोजिनेटर माइलॉइड, लिम्फोइड। लिम्फोइड प्रोजिनेटर से ओनली टी बी लिम्फोसाइट बनती है, जबकि माइलॉइड से आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मास्ट सेल और 4 टाइप्स की क्या बनती है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। मोनोसाइट, बेजोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जिसमें क्या करते हैं अपन इंक्लूड करते हैं। ओके तो ये तो आपके हो गया कि स्टेम सेल से कैसे आपके जो ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन होता है। फिर अपन बात करें कि अगर आपको लिम्फोमा पढ़ना है तो लिम्फोमा को ल्यूकेमिया से डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के अंदर क्या डिफरेंट है। तो उसको अपन समझेंगे पहले कि ल्यूकेमिया वर्सेस लिम्फोमा। अब इतना तो समझ गए होंगे आप कि लिम्फोमा किसका है, आपके डब्ल्यूबीसी में कौन सी, लिम्फोसाइट सेल का क्या है, ब्लड कैंसर है। देन ल्यूकेमिया और लिम्फोमा को अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए दिस वन इज योर लॉन्ग बोन, ये आपकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर इस टाइप की बन गई है, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग बोन। और लॉन्ग बोन के अंदर बोन मेरो, बोन मेरो के अंदर क्या है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। बोन मेरो के अंदर क्या है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से अपन अदर सेल है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर प्लेटलेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ओनली अपने को डब्ल्यूबीसी पढ़नी है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को ही इस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, अब ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है इसी से आपका क्या बनता है, माइलॉइड प्रोजिनेटर। ये क्या बन गया, माइलॉइड प्रोजिनेटर। इसी से बन गया लिम्फोइड प्रोजिनेटर। ओके, इस प्रोजिनेटर से होते हुए बहुत सारी जो सेल्स है वो मैच्योर सेल्स बनती है। ओके, माइलॉइड प्रोजिनेटर की बात करें तो माइलॉइड प्रोजिनेटर, ये हो गया माइलॉइड प्रोजिनेटर, ये हो गया आपका लिम्फोइड प्रोजिनेटर। अब इस माइलॉइड प्रोजिनेटर से जो प्रिकर्सर फॉर्म होती है आपके डब्ल्यूबीसी की, जो माइलॉइड प्रोजिनेटर से बनती है, उससे बनेगी मैच्योर डब्ल्यूबीसी। तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है माइलोब्लास्ट, प्रिकर्सर फॉर्म कौन सी है, माइलोब्लास्ट हो गई। ओके, फिर होता है ये प्रोमाइलोसाइट, फिर उससे बनेगी माइलोसाइट, फिर उससे बनेगी मेटामाइलोसाइट और फिर उससे बनेगी बैंड फॉर्म। लास्ट में जाके क्या बनेगी, मैच्योर डब्ल्यूबीसी। मैच्योर डब्ल्यूबीसी कौन सी, मैच्योर डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल। इस साइड में आपकी कौन सा, लिम्फोइड प्रोजिनेटर। लिम्फोइड से प्रोलिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट, प्रोलिम्फोसाइट एंड मैच्योर फॉर्म कौन सी होगी आपकी, लिम्फोसाइट। तो ये दोनों ही, ये डब्ल्यूबीसी और ये वाली लिम्फोसाइट, ये दोनों ही मैच्योर फॉर्म है, ये मैच्योर फॉर्म है। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये ब्लड वेसल से, ये क्या है, ब्लड वेसल से। ओके, तो ये जो मैच्योर फॉर्म होगी डब्ल्यूबीसी की, ये यहाँ आएगी। डब्ल्यूबीसी में कौन सी आपकी, इयोसिनोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, इयोसिनोफिल्स हो गई आपकी, बेसोफिल्स हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई और मोनोसाइट हो गई, और इधर कौन सी आ गई, लिम्फोसाइट। ये जो डब्ल्यूबीसी की फॉर्म आई है ब्लड के अंदर बोन मैरो से, ये आपकी कौन सी आई है, मैच्योर फॉर्म आई है। तो ये तो हो गया एक हेल्दी पर्सन के अंदर। लेकिन किसी पर्सन को अगर ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया इट मीन्स की अब नॉर्मल फॉर्मेशन हो रहा है डब्ल्यूबीसी का, वाइट ब्लड सेल्स का, उसके अंदर क्या होगा, जीन म्यूटेशन के कारण या फिर अदर किसी कारण ये जो माइलॉइड प्रोजिनेटर है या फिर लिम्फोइड प्रोजिनेटर है। ओके, लिम्फोइड या फिर माइलॉइड, दो टाइप का ल्यूकेमिया होता है। ओके, लिम्फोइड ल्यूकेमिया या फिर माइलॉइड ल्यूकेमिया, तो वो इसी कारण होता है कि अगर माइलॉइड प्रोजिनेटर से ये जो माइलोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट से ये जो प्रिकर्सर फॉर्म होती है डब्ल्यूबीसी की, जिसमें प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, इन सब में क्या हो गया, जीन म्यूटेशन की वजह से इन सब का अब नॉर्मल ग्रोथ हो गया बहुत ज़्यादा, जितने अमाउंट में बननी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और अब नॉर्मली इतनी बन रही है एक टाइप की, जैसे कि ये प्रोमाइलोसाइट बनने स्टार्ट होगी, ओवर ग्रोथ प्रोमाइलोसाइट की, तो इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई कि ये जो अदर जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा था इन सबको इसने कंप्रेस कर दिया, इस सबको इसने डिप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। और ये जो प्रोमाइलोसाइट थी या फिर माइलोसाइट थी, इसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होके फिर क्या होगी, स्प्रेड होके ये कहाँ पे आ जाएगी आपकी, ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, ब्लड वेसल्स के अंदर।
ओके, तो क्या होता है यहाँ तो माइलॉइड या फिर प्रो लिम्पोसाइट भी हो सकती है। प्रो लिम्पोसाइट की अबनॉर्मल ग्रोथ होके प्रो लिम्पोसाइट स्प्रेड होके बोन मेरो के अंदर आ सकती है। तो यहाँ यहाँ क्या है, प्रीकसर फॉर्म नहीं आनी चाहिए ब्लड के अंदर। अगर प्रीकसर फॉर्म ब्लड के अंदर आ रही है तो इट मीन्स पेशेंट को क्या हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है। और वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल आ रही है। अगर लिम्फोइड आ रही है तो लिम्फोइड ल्यूकेमिया है, अगर माइलॉइड आ रही है तो माइलॉइड ल्यूकेमिया है। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ड्यू टू म्यूटेशन, जीन का म्यूटेशन या फिर अदर किसी को से भी हो सकता है। मल्टीपल ब्लास्ट क्या होता है, मल्टीपल ब्लास्ट एंड अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ WBC। ये जो WBC के अबनॉर्मल फॉर्म हो गई वो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट या फिर माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, इसमें से कुछ भी होगी। जैसे कि प्रोमाइलोसाइट हो गई, ये हो गई यहाँ पे प्रोमाइलोसाइट, या फिर आपकी बैंड फॉर्म हो गई। ओके, या फिर ये जो प्रोलिम्फोसाइट हो गई ये, तो ये इनका अबनॉर्मली ग्रोथ हो गई। ये आपके कहाँ पे आ गई, बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो से कहाँ पे आ गई, ब्लड वेसल्स के अंदर, पेरिफेरल ब्लड के अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। तो ये अदर जो मैच्योर फॉर्म होगी WBC की या फिर लिम्पोसाइट की, WBC की अदर या फिर लिम्पोसाइट की जो भी है, तो उन सबको कंप्रेस करके उसकी जगह रिप्लेस कौन सी हो जाएगी, अबनॉर्मली फॉर्म से WBC उसकी जगह पे आ जाएगी। ओके, तो ये तो अबनॉर्मली है, ये WBC का काम नहीं करेगी, इसलिए पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, उसको कई तरह के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। मीन्स अबनॉर्मली ब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ बोन मेरो के अंदर, और वहाँ से स्प्रेड होके अबनॉर्मली जो ब्लास्ट सेल थी या फिर जिसको बोल देंगे प्रीकर्सर फॉर्म होती है WBC की, वो स्प्रेड होके कहाँ पे आ गई, पेरिफेरल ब्लड के अंदर। ओके, उस कंडीशन को बोल दिया ल्यूकेमिया। उस कंडीशन को क्या बोल दिया, ल्यूकेमिया। ओके, तो ये तो ब्लड वेसल्स हो गई। इस साइड में आपके क्या है, जो सॉलिड ऑर्गन है, जैसे कि लीवर हो गया, लिम्फेटिक सॉलिड ऑर्गन, ये क्या हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया। ओके, या फिर इस टाइप की जो आपकी क्या थी, लिम्पोसाइट्स, लिम्फ नोड जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या है, लिम्फ नोड। ओके, सॉलिड ऑर्गन कौन से, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया। ओके, तो जैसे हाईएस्ट अमाउंट में यहाँ पे ल्यूकेमिया होगा, ये अब नॉर्मली जो फॉर्म WBC है ये इंक्रीज होगी। तो कभी कभी ये यहाँ से स्प्रेड होके आपके सॉलिड मास के अंदर जो सॉलिड ऑर्गन होगा, जैसे कि लीवर हो गया, जैसे कि स्प्लीन हो गया, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे आके अब नॉर्मली मास का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन लार्ज मासेज या फिर लिम्फ नोड में के अंदर क्या होगा, इनकी और ग्रोथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, लिम्फोमा। ओके, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, लिम्फोमा। तो कैसे हुआ, ल्यूकेमिया के अंदर अब नॉर्मल WBC है वो ओनली पेरिफेरल ब्लड के अंदर है। ओके, जबकि लिम्फोमा के अंदर अब नॉर्मल WBC की जो ओवर ग्रोथ हो रही है वो कहाँ पे है, आपके हार्ड जो ऑर्गन है उसके अंदर, मासेस ऑर्गन है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, उसके अंदर है। ठीक है, उसके अंदर आके हार्ड मास का फॉर्मेशन कर देगी। तो अगर अपने को डिफ्रेंशिएट करना हो कि ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, तो देखिए, ल्यूकेमिया, अगर ल्यूकेमिया की डेफिनेशन की बात करें तो इज ल्यूकेमिया वर्ड इज यूज्ड फॉर लिम्फोइड नियोप्लाज्म। एक और बात बता दूं आपको कि जो यहाँ से अबनॉर्मल जो WBC है उसकी स्प्रेड हो गई, जो आपके हार्ड ऑर्गन या फिर लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर जो स्प्रेड हुआ है, तो वो मेनली कब होता है, मेनली जब अबनॉर्मल ग्रोथ होती है प्रोलिम्फोसाइट की। तो ओके, इस जब माइलॉइड प्रीकर्सर फॉर्म, माइलॉइड से प्रीकर्सर फॉर्म बनती है कौन सी WBC की, आपकी यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट की, तो ये ब्लड के अंदर ही रहती है। इसकी अबनॉर्मल फॉर्म स्प्रेड होके आपके लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर नहीं आती है। लेकिन अगर ये जो लिम्पोसाइट की प्रीकर्सर फॉर्म कौन सी है, प्री लिम्पोसाइट, अगर प्री लिम्पोसाइट की ओवरग्रोथ होके स्प्रेड हो गई आपके पेरिफेरल ब्लड के अंदर, तो ये पेरिफेरल ब्लड से स्प्रेड होके कहाँ आ जाएगी, लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर। तो मेनली कौन सी आती है, ये प्रो लिम्पोसाइट
प्रोलिम्फोसाइट, इसलिए अपन ने यहाँ पे बोला इज यूज फॉर लिम्फोइड नियोप्लाज्म। कौन सी सेल का? लिम्फोइड सेल का। ओके, टी लिम्फ वो लिम्फोसाइट सेल का नियोप्लाज्म, वो भले ही टी लिम्फोसाइट हो या फिर बी लिम्फोसाइट हो। तो इज यूज्ड फॉर लिम्फोइड नियोप्लाज्म presenting with widespread involvement of the bone marrow, usually accompanied by the presence of large number of tumor cells in पेरीफेरल ब्लड। कैसे? कि पहले तो अबनॉर्मली डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा बोन मेरो के अंदर, और वहाँ से वाइड स्प्रेड होकर ये जो लार्ज नंबर में जो ट्यूमर सेल्स होगी, क्योंकि अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ट्यूमर सेल्स, ये कहाँ पे आ जाएगी? आपके पेरीफेरल ब्लड के अंदर, तो उसको तो बोलेंगे ल्यूकेमिया। लेकिन पेरीफेरल ब्लड से अगर जो लिम्फोसाइट है, प्रो लिम्फोसाइट है, उसकी अबनॉर्मल ग्रोथ होकर वो स्प्रेड हो गई कहाँ पे? लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लिम्फोमा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लिम्फोमा। It means a lymphoma means is used to describe proliferation arising as discrete tissue mass in lymphatic organs। वो लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, या फिर आपके लिम्फ नोड हो गई। इट मीन्स कि लिम्फोमा को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? कि ऐसी अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी लिम्फोसाइट, वो भले टी लिम्फोसाइट हो या फिर बी लिम्फोसाइट हो, वो वाइड स्प्रेड होके पेरिफेरल ब्लड से होते हुए आपके अगर जो ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है, उसके अंदर सॉलिड मास का फॉर्मेशन कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लिम्फोमा। उसको क्या बोलेंगे? लिम्फोमा। कैसे हुआ था? यहाँ से प्रोलिम्फोसाइट की और ग्रोथ होके, जीन म्यूटेशन के कारण और ग्रोथ होके स्प्रेड हुई कहाँ पे? पेरिफेरल ब्लड के अंदर, तो उसको तो बोल दिया अपन ने ल्यूकेमिया। लेकिन यही लिम्फोसाइट यहाँ से कहाँ पे आ गई? आपके लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर, जैसे कि लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? लिम्फोमा। इसको क्या बोल दिया? लिम्फोमा। तो इस तरीके से अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया ल्यूकेमिया को और लिम्फोमा को। फिर बात करें, ये लिम्फोमा क्या है? एक डब्ल्यूबीसी का नियोप्लाज्म है, डब्ल्यूबीसी का कैंसर है। तो मेनली अपन डब्ल्यूबीसी के कैंसर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड कर दिया क्या? कि यहाँ से डब्ल्यूबीसी अगर आपके पेरिफेरल ब्लड के अंदर है तो उसको तो बोल दिया ल्यूकेमिया, और यहाँ से स्प्रेड होकर ये आपके जो लिम्फेटिक ऑर्गन है उसके अंदर आ गई, तो उसको बोल दिया लिम्फोमा। तो डब्ल्यूबीसी के जो नियोप्लाज्म या फिर डब्ल्यूबीसी के कैंसर को अपन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, डब्ल्यूबीसी नियोप्लाज्म, WBC neoplasm we can divide in two part. First one is leukemia and another one is lymphoma। एक तो ल्यूकेमिया हो गया, एक लिम्फोमा हो गया। फिर अपन ल्यूकेमिया को डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर ल्यूकेमिया की बात करें तो ठीक है, अब ल्यूकेमिया को डिवाइड करके पढ़ते हैं। ल्यूकेमिया होता है एक तो लिम्फोइड एंड माइलॉइड। ओके, माइलॉइड प्रोजिनेटर से अब नॉर्मली फॉर्मेशन हो रहा है प्रिकर्सर डब्ल्यूबीसी का, तो वो तो कौन सा हो गया? माइलॉइड ल्यूकेमिया। लिम्फोइड यानी कि प्रो लिम्फोसाइट्स का अब नॉर्मली ग्रोथ हो रहा है, तो वो कौन सा ल्यूकेमिया हो गया? लिम्फोइड। फिर इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक के अंदर। माइलॉइड को भी एक्यूट एंड क्रॉनिक, लेकिन ल्यूकेमिया को हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? लिम्फोमा को। लिम्फोमा को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज हॉजकिंस लिम्फोमा एंड अनदर वन इज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा।
तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, लिम्फोमा ना कि ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी अदर टॉपिक में, या फिर यहाँ पढ़ना है तो भी किसी और दिन पढ़ेंगे अपन ल्यूकेमिया को। लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फोमा। हॉजकिंग्स और नॉन हॉजकिंग्स में दो टाइप्स में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर ऑल ओवर परसेंटेज की बात करें कि ये लिम्फोमा कौन सा कितने परसेंटेज देखने को मिलता है, तो 40% अप्रोक्स और 60% अप्रोक्स, यानी कि 40-60 का रेशियो होता है हॉजकिंग्स और नॉन हॉजकिंग्स दोनों के बीच में। यानी कि 40% लिम्फोमा कौन सा है, हॉजकिंग्स होता है, और 60% नॉन हॉजकिंग। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों, और दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं अपन, कौन से लिम्फोमा से, हॉजकिंग्स लिम्फोमा। फर्स्ट वन इज हॉजकिंग्स लिम्फोमा। फर्स्ट वन इज हॉजकिंग लिम्फोमा। हॉजकिंग लिम्फोमा, तो लिम्फोमा से आपको समझ में आ गया कि किसका अबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, लिम्फेटिक सेल की, लिम्फोसाइट की। अब नॉर्मली किसकी ग्रोथ है, नियोप्लाज्म किसका है, कैंसर किसका है, लिम्फोसाइट का। चलिए, तो अब बात करूं मैं आपके सामने कि हॉजकिंग्स लिम्फोमा या फिर हॉजकिंग्स डिजीज को अगर आपको पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ तो लीवर और स्प्लीन है, या फिर आपके कहाँ पे होगा, लिम्फ नोड में। तो पहले एक नॉर्मली स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपन कि लिम्फ नोड, नॉर्मली स्ट्रक्चर जो लिम्फ नोड की होती है वो दिखता कैसा है। लिम्फ नोड नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, ये तो पेरिफेरल ब्लड से लिया हुआ एक लिम्फ नोड स्ट्रक्चर है। दिस वन इज लिम्फ नोड। ये क्या है, एक लिम्फ नोड है। आपको यहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर दिखेगी लिम्फ नोड के, उसको क्या बोलेंगे अपन, कैप्सूल। बीच वाले पार्ट में, लिम्फ नोड के बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, मेड्यूला, कॉर्टेक्स। ओके, ये क्या है यहाँ पे, जो कैप्सूल के इनर साइड में लिम्फोइड फॉलिकल्स। ओके, और ये सब कैप्सुलार साइनस। इसी को अगर अपन डिटेल में थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये वाला, ये दिस इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड। ओके, लिम्फ नोड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स इनसाइड में। पैराकॉर्टिकल एरिया के अंदर मोस्टली कौन सी सेल है, टी सेल। ओके, जो मेडुलरी कोड है उसके अंदर ये एक लिम्फ नोड है, ये एक लिम्फ नोड है। बहुत सारे लिम्फ नोड मिलके फिर यहाँ से इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स की सप्लाई होती है, और ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी यहाँ से होती है। मेडुलरी साइनस। ओके, मेडुलरी साइनस के अंदर मैक्रोफेगस और प्लाज्मा सेल्स होती है। पैराकॉर्टिकल एरिया के अंदर मोस्टली कौन सी, टी सेल, और प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल अंदर कौन सी, मोस्टली बी सेल होती है। इसके ऊपर ये कौन सा है, कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रक्चर होती है नॉर्मली किसकी, लिम्फ नोड की, नॉर्मल लिम्फ नोड की। आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर ध्यान में रहेगा मोटा मोटा तो पता रहेगा जब आगे पढ़ेंगे अपन। तो चलिए, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, हॉजकिंग्स लिम्फोमा। हॉजकिंग्स लिम्फोमा। ओके, चलिए, हॉजकिंग्स लिम्फोमा की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें अपन, तो जो प्राइमरी हॉजकिंग्स लिम्फोमा अफेक्ट करता है आपके लिम्फ नोड को। लिम्फ नोड को अफेक्ट करने के बाद में स्प्रेड हो सकता है अगर अदर जो सॉलिड आपके जो लिम्फेटिक ऑर्गन है, जैसे कि लीवर हो गया, जैसे कि स्प्लेन हो गया। लेकिन सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड को। ओके, तो अगर बात करें कि हॉजकिंग्स लिम्फोमा, हॉजकिंग्स लिम्फोमा, इसको मैं, चलिए बाद में लिखेंगे उसको, हॉजकिंग्स लिम्फोमा primarily arises within the lymph node and involves the extranodal sites secondarily.
यानी कि प्राइमरी तो होता है आपके लिम्फ नोड के अंदर, और सेकेंडरी लिम्फ नोड से स्प्रेड होके एक्स्ट्रा नोडल साइट्स हो गई, जैसे कि लीवर हो गया, जैसे कि स्प्लीन हो गया, या फिर अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी तो किसको अफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड को। ओके, फिर बात करें कि ये जो हॉजकिंस लिम्फोमा है, ये एक रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ लिम्फोइड नियोप्लाज्म को, किसको, कि बहुत सारी लिम्फ सेल के अंदर अगर नियोप्लाज्म या फिर कैंसर होगा तो उसको अपन डिफाइन करेंगे हॉजकिंस लिम्फोमा के रूप में। उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, हॉजकिंस लिम्फोमा के ऊपर। और उसकी बात करें कि ये हॉजकिंस लिम्फोमा किसको बोलेंगे, फिर अगर अपन इस लिम्फ नोड को लेके जो हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जामिन करें तो उसके अंदर आपको कौन सी सेल देखने को मिलेगी, रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल है तो ही वो कौन सा होगा, हॉजकिंस लिम्फोमा होगा। अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल नहीं हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन हॉजकिंस में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बात करें कि द टर्म हॉजकिंस लिम्फोमा represent a group of lymphoid neoplasm that is characterized by the presence of neoplastic giant cell called Reed Sternberg सेल। ओके, स्पेसिफिक नियोप्लास्टिक जेंट सेल होगी लिम्फ नोड के अंदर, बहुत सारे मल्टीपल लिम्फ नोड के अंदर, तो उसको बोलेंगे हॉजकिंग लिम्फोमा। और ये जो स्पेसिफिक नियोप्लास्टिक जेंट सेल होगी इसको क्या बोलते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल। ये क्या कहलाएगी, रीड स्टर्नबर्ग सेल। ओके, तो रीड स्टर्नबर्ग सेल से ही अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा लिम्फोमा है, हॉजकिंग्स लिम्फोमा। ओके, चलिए अगर बात करें कि ये हॉजकिंग्स लिम्फोमा, मैं हॉजकिंग्स लिम्फोमा को HL लिखूंगा। ओके, हॉजकिंग लिम्फोमा प्राइमरी बात करें तो सबसे पहले अराइज होगा सिंपल सिंगल एक लिम्फ नोड के अंदर। फर्स्ट अराइज होगा किसके अंदर, सिंगल लिम्फ नोड। ओके, फिर ये स्प्रेड होगा किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। फिर स्प्लीन से होते हुए लीवर, और लीवर से होते हुए फाइनली किसके अंदर जाएगा, बोन मैरो के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अपन ने स्टार्टिंग में तो पढ़ा था कि जो पहले बोन मैरो से जो अब नॉर्मली लिम्फेटिक सेल है, ओके, लिम्फोसाइट है, वो ग्रोथ होके ओवर ग्रोथ होके कहाँ पे जाती है, बोन मैरो के अंदर, और फिर बोन मैरो से स्प्रेड होती है लीवर के अंदर या फिर आपके लिम्फ नोड के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, कभी कभार क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड है इसके अंदर अब नॉर्मल जो ग्रोथ हो जाती है लिम्फोसाइट की, लिम्फ नोड के अंदर यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उल्टा इसका पूरा अपोजिट सिस्टम भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही मूवमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ से लिम्फ नोड के अंदर अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी लिम्फोसाइट की। ओके, तो पहले अफेक्ट करेगा एक लिम्फ नोड को, फिर 2 को, फिर 3 को, ऐसे बहुत सारे अफेक्ट करके यहाँ से स्प्रेड होकर जाएगा स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन से स्प्रेड होकर जाएगा लीवर के अंदर। ओके, फिर लीवर से होते हुए जाएगा बोन मैरो के आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड से होते हुए वापस जाएगा बोन मैरो के अंदर। यानी कि इसका अपोजिट डायरेक्शन भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बोन मैरो से हो। ओके, तो बोन मैरो के अंदर अगर अब नॉर्मली ग्रोथ हो रही है तो वो कर सकता है लिम्फोमा। लेकिन अगर लिम्फ नोड के अंदर हुआ है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी ग्रोथ हो सकती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो हॉजकिंस लिम्फोमा अफेक्ट किया किसको, सिंगल लिम्फ नोड को, फिर स्प्लीन, फिर लीवर एंड बोन मैरो, इस डायरेक्शन में भी ये क्या जा सकता है। ओके, फिर इसके साथ में आपको बाई मॉडल पीक्स देखने को मिलते हैं कि कौन से एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। एज ग्रुप्स की बात करें तो अफेक्ट करता है बाई मॉडल पीक। इट मीन्स कि 2 ऐसे एज ग्रुप होंगे जहाँ पे इसका पीक लेवल देखने को मिल सकता है। ओके,
एज ग्रुप, एज ग्रुप की बात करें तो इसका देखने को मिलता है आपको बाई मॉडल पीक्स, बाई मॉडल पीक्स। ओके, वन इज वन इन यंग एडल्ट between the age of 15 and 35 ईयर्स। यंग एडल्ट को अफेक्ट कर सकता है 15 से लेके 35 ईयर्स तक, ओल्ड एज तक, एंड अदर पीक एट एंड अदर पीक आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ लाइफ। ओके, और सेकेंड पीक लेवल कब हो सकता है 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद में, यानी कि इसका बाई मॉडल पीक लेवल होता है। एक तो होता है 15 टू 35 ईयर के बीच में, एंड अनदर वन इज आफ्टर द 50 ईयर ऑफ एज। ओके, अगर बात करें हॉजकिंस लिम्फोमा की, तो ये मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेरेटिव टू द फीमेल, यानी कि फीमेल्स में कम अफेक्ट करता है ये फीमेल्स को, और मेल के अंदर ज़्यादा होता है। ओके, तो हॉजकिंस लिम्फोमा इज more in adult male देन फीमेल्स, यानी कि एडल्ट मेल के अंदर ज़्यादा होगा, फीमेल्स के अंदर कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। ओके, तो ये तो हो गया हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, किसका नियोप्लाज्म, किसका कैंसर है, ये लिम्फोसाइट का अराइज हो सकता है, बोन मेरो के अंदर अराइज हो सकता है, सिंगल लिम्फ नोड के अंदर। ओके, बोन मेरो से अराइज हुआ तो स्प्रेड होगा आपके पेरिफेरल ब्लड के अंदर, और वहाँ से होते हुए लिम्फ नोड या फिर लिम्फेटिक जो ऑर्गन हो गया उसके अंदर है, या फिर सिंगल लिम्फ नोड के अंदर अराइज हुआ तो सिंगल लिम्फ नोड से होते हुए लिम्फेटिक ऑर्गन, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, पेरिफेरल ब्लड से होते हुए वापस कहाँ जाएगा, बोन मेरो के अंदर, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ये स्प्रेड हो सकता है। ओके, उसके बाद में बात करें कि ये जो आपका जो क्लासिफिकेशन या फिर डायग्नोसिस करेंगे हॉजकिंस लिम्फोमा, तो हॉजकिंस लिम्फोमा के साथ में आपको एक ही वर्ड याद रखना है, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर कौन सी सेल देखने को मिलेगी, रीड स्टर्नबर्ग सेल। हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर आपको कौन सी सेल देखने को मिलेगी, रीड स्टर्नबर्ग सेल। ओके, तो आपको लिखना है कि द क्लासिकल डायग्नोस्टिक द classical diagnostic features is the presence of reed स्टर्नबर्ग सेल, या फिर इसी रीड स्टर्नबर्ग सेल को बोलते हैं डोरोथी रीड स्टर्नबर्ग सेल, RS सेल। रीड स्टर्नबर्ग मीन्स RS सेल। ओके, तो अगर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो लिम्फ नोड का, जैसे कि किसी पर्सन के अंदर आपको अबनॉर्मल लिम्फ नोड दिखे, उसकी बायोप्सी की, और बायोप्सी की तो बायोप्सी के अंदर कौन सी सेल देखने को मिली उस लिम्फ नोड के अंदर, रीड स्टर्नबर्ग सेल, तो ये कौन सा लिम्फोमा हो गया, तो ये कौन सा हो गया, हॉजकिंस लिम्फोमा हो गया। ओके, हॉजकिंस लिम्फोमा। उसके बाद में WHO ने क्लासीफाई किया है कि ये जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है ये कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो WHO ने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। WHO क्लासिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं मॉडिफाई रियल क्लासिफिकेशन।
इसी को क्या बोलते हैं, WSO क्लासिफिकेशन या फिर मॉडिफाई रियल क्लासिफिकेशन। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग किया है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये उन्होंने जो WSO है उसने क्लासीफाई किया है इम्यूनोफिनोटाइपिंग ऑफ द RS सेल। जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है उसकी फिनोटाइपिंग के अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, इम्यूनोफिनोटाइपिंग क्या होता है, एक टाइप का स्टेन होता है। ओके, इस स्टेन को यूज में लिया जाता है और स्टेन के साथ में जो आप लिम्फ नोड ले रहे हो बायोप्सी के लिए उसको असेस किया जाता है। ओके, अब वो जो स्पेशल जो स्टेन है वो यूज में लिया जाएगा रीड स्टर्नबर्ग सेल के लिए। और ये जो स्टेन है इसने अगर जो सेलेक्ट मतलब अटैच कर लिया दो टाइप्स की स्टेन सेल को, जैसे कि CD30 और CD15। ओके, CD13 और CD15, तो उसको कहेंगे अपन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। और अगर उस स्टेन ने अटैच या फिर नहीं जुड़ा वो स्टेन किसके साथ में, CD30 और CD15 सेल के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, तो किसके ऊपर कैसे इसको डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन is based on immunophenotyping of RS सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल का इम्यूनोफिनोटाइपिंग। ये इम्यूनोफिनोटाइपिंग क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ स्टेन, जैसे अपन ZN स्टेन वगैरह करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उसी टाइप का ये क्या है, एक स्टेन है। ओके, इसी को बोलते हैं IHC, यानी कि इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। ये क्या है, एक स्पेशल स्टेन ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल। ये रीड स्टर्नबर्ग सेल का एक स्पेशल स्टेन है। ओके, इसमें दो टाइप के ISC यानी कि इम्यूनोहिस्टो केमिस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है। सेलेक्ट ISC2। फर्स्ट वन किसको सिलेक्ट किया जाता है, CD30 को। सेकंड वन किसको सिलेक्ट किया जाएगा, CD15 को। ये वही है जो CD4 हो गई, CD8 हो गई, इसी टाइप में। ओके, ये कौन सी CD सेल किसकी टाइप है, T लिम्फोसाइट का टाइप है। ओके, तो CD30 को और CD15 को इंक्लूड किया जाएगा। अगर ये जो RS सेल है, जो RS सेल है ये स्टेन के अंदर अगर ले रही है CD30 सेल को और CD15 सेल को, तो उसको तो बोल दिया अपने क्लासिकल। और अगर ये RS सेल स्टेन के अंदर CD30 और CD15 को नहीं ले रही है, तो उसको अपन बोलेंगे नॉन क्लासिकल। कैसे, इफ RS सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल taking CD30 and CD15 स्टेन, तो उसको बोलेंगे अपन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, इफ RS सेल not taking CD30 and CD15 स्टेन, अगर RS सेल ने जब स्टेन कर रहे हैं कौन से मेथड से, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टाइप ऑफ द स्टेन से, और उसमें उसने CD30 और CD15 के स्टेन को नहीं लिया, नहीं एक्सेप्ट किया, तो अपन ने नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा बोल दिया। किसको बोल दिया, इसको नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। तो WSO ने, अगर आपको इतना याद नहीं रहे कि कौन सी CD30 है, कौन सी ले रहे हैं स्टेन में या फिर नहीं ले रहे हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि WSO ने क्लासिफिकेशन किया है हॉजकिंस लिम्फोमा, तो वो मेनली किया है दो टाइप्स के अंदर। कौन सा दो टाइप्स है, एक है क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा और सेकेंड वन इज नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। सेकेंड वन इज नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, तो क्या है, फर्स्ट वन तो है आपका क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा।
ओके, इसके अंदर क्या होगा, ऑल सब टाइप इनटू दिस ग्रुप। इसके भी और सब टाइप है, क्लासिकल के अंदर ही और सब टाइप है, लेकिन जो इसके अंदर जितने भी सब टाइप होंगे वो क्या करेंगे, ऑल सब टाइप्स इनटू दिस ग्रुप हैव रीड स्टर्नबर्ग सेल विथ सेम इम्यूनोटाइप। यानी कि इसके अंदर वो रीड स्टर्नबर्ग सेल होगी जिसकी इम्यूनोफिनोटाइपिंग सेम होगी। इट मीन्स कि वो किसको किसके साथ में अटैच करेगी, किसको टैकिंग करेगी, किसके कौन से स्टैंड की, तो वो CD30 और CD15 एंड CD30 दोनों की प्रेजेंस होगी किसके अंदर, स्टर्नबर्ग सेल के अंदर, तो उसको बोलेंगे अपन क्लासिकल। सेकेंड वन इज नॉन क्लासिकल। ये जो क्लासिकल होगा इसको अपन 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। इसको बोलेंगे अपन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। सेकेंड वन बात करूं मैं तो कौन सा था, नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। रीड इसके अंदर क्या होगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल RS सेल नेगेटिव फॉर CD15 एंड CD30। ओके, इसके अंदर जब क्योंकि RS सेल तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, RS सेल किसके अंदर प्रेजेंट है, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर। अब वो RS सेल अगर इम्यूनोफिनोटाइपिंग में CD15 और CD30 सेल को क्या कर रही है, टेकिंग कर रही है, उसके साथ में स्टेन बना रही है, तो उसको बोला अपन ने क्लासिकल। और वही RS सेल अगर CD15 और CD30 के साथ में स्टेन नहीं बना रही है तो उसको बोल दिया अपन ने नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, तो ये स्टेन CD15 और CD30 के साथ में तो नहीं बनाएगी, लेकिन बट पॉजिटिव फॉर CD20 एंड BCL6। ओके, लेकिन ये क्या है, CD15 और CD30 के साथ में तो स्टेन नहीं बनाएगी, लेकिन ये जो नॉन क्लासिकल वाली रीड स्टर्नबर्ग सेल है ये CD20 और BCL6 के साथ में स्टेन बना देगी जब आप इसका इम्यूनोफिनोटाइपिंग या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिन करोगे तो ये हो गया कौन सा टाइप, नॉन क्लासिकल। और नॉन क्लासिकल ओनली एक ही टाइप का होता है। तो टोटल कितने टाइप का होगा आपका हॉजकिंस लिम्फोमा, 4 टाइप तो है क्लासिकल के अंदर और एक टाइप है आपका नॉन क्लासिकल के अंदर, यानी कि टोटल 5 टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा इज देयर। ओके, अब मैं बता देता हूँ कि ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है ये नॉर्मली जब लिम्फ नोड को असेस करोगे, पेरिफेरल ब्लड को असेस करते हो तो ये कैसी दिखती है, किस टाइप की दिखती है, देखिए ये है आपका हॉजकिंस लिम्फोमा। अब इस हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर आपने पेरिफेरल ब्लड के अंदर ये क्या देख रहे हो, लिम्फोसाइट्स। ये क्या है, लिम्फोसाइट। अब इस लिम्फोसाइट के अंदर आपने देखा कि ये एक लिम्फोसाइट है और इसके ऊपर रेड कलर की पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, रेड कलर की लाइनिंग है, सराउंडिंग एक कैप्सूल बना हुआ है, और इसी रेड कलर के कैप्सूल को क्या बोला है, रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो जिस सेल के ऊपर, जिस लिम्फोसाइट के ऊपर ये रेड कलर की एक लाइनिंग, रेड कलर का एक कैप्सूल बना हुआ है, वो कौन सी सेल है, वो है रीड स्टर्नबर्ग सेल। और ये रीड स्टर्नबर्ग सेल अगर लिम्फोसाइट के ऊपर है तो ये कौन सा लिम्फोमा है, ये हॉजकिंस लिम्फोमा है। ओके, ये कौन सा लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा है। चलिए नेक्स्ट वन, अगर अपन जो टाइप्स की बात की थी अपन ने, तो टाइप्स 2 पढ़े थे। फर्स्ट वन क्लासिकल और सेकंड वन इज नॉन क्लासिकल। एक तो पढ़ा था अपन ने कौन सा, क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा, एक पढ़ा था अपन ने नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। ओके, अब इसके सब टाइप की बात करें, क्योंकि अपन ने देखे थे कि क्लासिकल के अंदर 4 सब टाइप्स थे और नॉन क्लासिकल के अंदर ओनली 1 सब टाइप था। ठीक, तो क्लासिकल के सब टाइप की बात करें तो इसके अंदर सब टाइप होंगे आपके नोड्यूलर,
sclerosis. Second one is mixed cellularity. Mixed cellularity. Third one is lymphocyte rich. Lymphocyte rich. And fourth one is lymphocyte depletion. ये तो हो गए फोर्थ टाइप किसके, क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा के। नॉन क्लासिकल में ओनली वन था, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। तो ये क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। मेनली आपको क्या याद रखना है कि हॉजकिंस लिम्फोमा कितने टाइप का है। मेनली अगर WHO के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो अगर आपने जो बायोप्सी किया है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया है, फर्स्ट बात तो ये याद रखनी है कि जहाँ हॉजकिंस लिम्फोमा होगा उसके लिम्फ नोड में आपको कौन सी सेल मिलेगी, रीड स्टर्नबर्ग सेल मिलेगी। ओके, कौन सी सेल, रीड स्टर्नबर्ग सेल मिलेगी। रीड स्टर्नबर्ग सेल कैसी होगी, जिस लिम्फोसाइट के ऊपर एक रेड कलर का कैप्सूल होगा उसको बोलेंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल। ओके, इस रीड स्टर्नबर्ग सेल के साथ में आप क्या करवाओगे, इम्यूनोफिनोटाइपिंग करवाओगे। एक स्पेसिफिक क्या है, स्टेन है, उस स्टेन के अकॉर्डिंग देखिए। फर्स्ट आपने देखा क्या था, लिम्फ नोड किसी पर्सन का, उस लिम्फ नोड की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी थी। ओके, अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी थी तो उसने उसकी आपने क्या करवाई, बायोप्सी कराई। तो उस सेल के अंदर, उस लिम्फ नोड के अंदर आपको क्या मिला, रीड स्टर्नबर्ग सेल। जैसे ही रीड स्टर्नबर्ग सेल मिली, आपने उसको बता दिया कि ये कौन सा लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा है। ये क्या है, हॉजकिंस लिम्फोमा है। फिर हॉजकिंस के अंदर ये कौन से टाइप का है, क्लासिकल है या फिर नॉन क्लासिकल है। ओके, तो आपने क्या किया, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, क्या किया, आईएससी स्टेन, किया। एक क्या है, ये स्पेसिफिक स्टेन है। अब इस स्पेसिफिक स्टेन में आपने देखा कि जब आप स्पेसिफिक स्टेन कर रहे हैं तो उस स्टेन ने ले लिया अगर कौन सा, CD15 को और CD13 को। ये स्टेन पॉजिटिव किसके लिए आ गया, ये स्टेन पॉजिटिव आ गया अगर CD15 और CD30 के लिए, यानी कि उस स्टेन के अंदर CD15 और CD30 पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया क्लासिकल। फिर क्लासिकल के 4 टाइप, 1 2 3 4। इतना आपको याद रखने की वैसे डिटेल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद पता होना चाहिए कि कितने टाइप है। ओके, नाम याद रखने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल में कितने सब टाइप आते हैं। ओके, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गया, CD15 और CD30 के लिए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो कौन सा हो गया, नॉन क्लासिकल। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लिम्फ नोड बायोप्सी, रीड स्टर्नबर्ग सेल, इट मीन्स की हॉजकिंस लिम्फोमा है। ओके, फिर हॉजकिंस लिम्फोमा के साथ में स्पेसिफिक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टेन किया आपने, और स्टेन के साथ में आपको पॉजिटिव CD15 और CD30 मिला तो क्लासिकल। ओके, और CD15 और CD30 जो नेगेटिव मिला तो नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल के अंदर आपको याद रखना है कि CD20, ओके, CD20 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और BCL6। चलिए, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया या फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द WBC पढ़ लिया किसका, हॉजकिंस लिम्फोमा का। ओके, उसके बाद में सब टाइप्स की बात करें कि ये जो सब टाइप्स है इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके अपन पढ़ें। ये क्या हो गया, आपके सब टाइप है किसके, हॉजकिंस लिम्फोमा के। इसमें फर्स्ट 4, 1 2 3 4, ये तो किसके सब टाइप है, क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। और लास्ट वन किसका है, नॉन क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। चलिए, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी उठा के आपको थोड़ा सा डीप जाके अगर पूछेंगे तो इसमें से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट वन कौन सा था सब टाइप में क्लासिकल के अंदर, नोड्यूल्स स्क्लेरोसिस। सेकंड कौन सा था, मिक्स्ड सेलुलरिटी। थर्ड वन इज लिम्फोसाइट रिच। फोर्थ वन इज लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। जबकि नॉन क्लासिकल में एक ही टाइप था, कौन सा, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। ओके,
यहीं से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब नोड्यूल्स स्क्लेरोसिस, नोड्यूल्स स्क्लेरोसिस टाइप्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हॉजकिंस लिम्फोमा, ये सबसे ज़्यादा होने वाला हॉजकिंस लिम्फोमा है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ओके इसके बाद में बात करें कि इंसिडेंस इक्वल इन मेल एंड फीमेल, ये जो नोड्यूल सिस्टोसिस टाइप का हॉजकिंस लिम्फोमा है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर इक्वली हो सकता है, दोनों के अंदर क्या हो सकता है, इक्वली देखने को मिल सकता है। चलिए, तो नोड्यूल सिस्टोसिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, इंसिडेंस मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होता है इसका। CD15 और CD30 इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ये अपन ने पढ़ा था जब रीड स्टेनबर्ग सेल के स्टेन को देखा था। नो एसोसिएशन विथ इप्स्टीन बार वायरस, इप्स्टीन बार वायरस क्या कॉज कर सकता है, हॉजकिंस लिम्फोमा कॉज कर सकता है, लेकिन ये जो नोड्यूल स्क्लेरोसिस होता है इसके साथ में आपको इप्स्टीन बार वायरस, EBV मतलब इप्स्टीन बार वायरस, ये देखने को नहीं मिलता है। एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, अगर किसी को हो जाए तो इसमें प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होता है, ठीक हो सकता है। एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट और यंग एडल्ट दोनों में यानी कि 15 से लेके 35 की एज तक ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वन कौन सा था, मिक्स्ड सेलुलरिटी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा इन इंडिया। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा इन इंडिया देखिए, फिर ऑप्शन दे सकते हैं ये चारों, तो आपको क्या करना है, मिक्स्ड सेलुलरिटी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा इन इंडिया। मेल के अंदर ये ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू द फीमेल्स। CD15 एंड CD30 प्रेजेंट होती है इसके अंदर, एसोसिएट विथ एप्स्टीन बार वायरस, ये एप्स्टीन बार वायरस के साथ में एसोसिएट होता है, इट मीन्स कि EBV कॉज कर सकता है मिक्स्ड सेलुलरिटी हॉजकिंस लिम्फोमा। प्रोग्नोसिस इज़ वेरी गुड। बाईफेसिक इंसिडेंस, इसके अंदर भी बाईफेसिक इंसिडेंस देखने को मिलेगा आपको, यानी कि 15 से लेके 35 तक, एंड सेकेंड फेज इज आफ्टर द 50 ईयर ऑफ एज। थर्ड वन इज लिम्पोसाइट रिच, लिम्पोसाइट रिच की बात करें तो ये भी मेल में ज़्यादा होता है, एंड CD15 CD30 परसेंट है, इसमें भी एसोसिएट विथ एप्स्टीन बार वायरस। गुड टू एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, इसमें गुड टू एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। ओल्ड एज ग्रुप को ये क्या करता है, ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कौन सा है, लिम्पोसाइट डिप्लीटेड एसोसिएटेड विथ HIV। वन मोर क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम एयर, कहाँ से, लिम्पोसाइट डिप्लीटेड, आपको पूछे कि कौन सा हॉजकिंस लिम्फोमा HIV के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है, तो वो कौन सा, लिम्पोसाइट डिप्लीटेड। ये भी मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है, CD15-30 प्रेजेंट है, एसोसिएट विथ एप्स्टीन बार वायरस इज ऑल्सो देयर। इसका क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस है, क्योंकि HIV के साथ में ये क्या है, अटेस्ड है, एसोसिएटेड है, ओल्ड एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कौन सा आ गया, नॉन क्लासिकल हॉजकिंस में आ गए अपन, ये भी मेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेरेटिव द फीमेल। CD20 और BCL6 प्रेजेंट है, यहाँ पे CD15 और CD30 प्रेजेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको। नॉट एसोसिएटेड विथ एप्स्टीन बार वायरस, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट किस किस का है, एक तो लिम्पोसाइट प्रीडोमिनेंट का और एक नोड्यूल स्क्लेरोसिस का। यंग मेल को ये क्या करता है, ज़्यादा अफेक्ट करता है।
तो ये तो थोड़ा सा डिटेल में होगा। स्पेसिफिक अगर आपको हॉजकिंस लिम्फोमा याद रखना हो तो ये जो टेबल है ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसको नोट कर लेना है कहीं ताकि आपको जल्दी से याद रहे। इसके साथ में आपको ये याद रखना है कि ये जो क्लासिकल है इसके साथ में आपको हमेशा रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलेगी, क्योंकि CD15 और CD30 है तो रीड स्टर्नबर्ग सेल है, रीड स्टर्नबर्ग सेल है, रीड स्टर्नबर्ग सेल है और रीड स्टर्नबर्ग सेल है। यानी कि ये पाँचों के पाँचों टाइप में आपको RS सेल तो देखने को मिलेगी, क्योंकि RS सेल है तभी तो हॉजकिंस लिम्फोमा है। अगर RS सेल नहीं होती तो वो नॉन हॉजकिंस बन जाता, ठीक है। इस तरीके से तो आपको यहाँ पे एक तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑल ओवर, मोस्ट कॉमन टाइप इन इंडिया एसोसिएटेड विथ HIV, ओके। और ये याद रखना है कि कौन से में CD15 और CD30 प्रेजेंट नहीं होते, ओके। ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि अगर किसी पर्सन में हॉजकिंस लिम्फोमा है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगी। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल से फीचर्स की बात करें तो पेशेंट को क्या होगा, लिम्फ नोड मूवेबल लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिलेगी, लिम्फ नोड की साइज इंक्रीज हो जाएगी, ओके। क्या देखने को मिलेगी, पेनलेस मूवेबल एंड फ्री लिम्फ एडिनोपैथी, पेन नहीं होगा वहाँ पे, पेनलेस मूवेबल एंड फिरम लिम्फ एडिनोपैथी, ओके। लिम्फ नोड की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से लिम्फ नोड आपको साइज है वो इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं, तो बात करें सर्वाइकल, मीडियास्टिनल नोड्स आर इन्वॉल्वेड फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड होते हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, या तो सर्वाइकल लिम्फ नोड या फिर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। अदर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अदर लिम्फ नोड, तो अदर कौन कौन से लिम्फ नोड हो सकते हैं, एक्सिलरी हो गया, इंगुइनल हो गया, या फिर एब्डोमिनल लिम्फ नोड को भी अफेक्ट कर सकता है ये। इसके साथ में आपको लिम्फ नोड से स्प्रेड होकर ये कहाँ जाएगा, आपके ऑर्गन के अंदर, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, तो स्प्लीनोमेगली और हेपेटोमेगली भी आपको देखने को मिलेगा, स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली, ओके। स्प्लीन और लिवर की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड जो मास का फॉर्मेशन हो रहा है, लिम्फ नोड की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखने को मिलते हैं टाइप B सिम्टम्स, या फिर उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, टाइप B सिम्टम्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। ये टाइप B या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या है, फीवर, क्या होगा पेशेंट को, फीवर होगा, ये फीवर लो ग्रेड का होगा, लो ग्रेड का, हाई फीवर नहीं होगा, लो ग्रेड का फीवर होगा। इसी लो ग्रेड के फीवर को बोलते हैं आप पेल एब्स्टिन फीवर। कौन सा फीवर, पेल एब्स्टिन फीवर। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि पेल एब्स्टिन फीवर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर। नेक्स्ट वन बात करें, नाइट स्वेट, नाइट टाइम में क्या होगी, पेशेंट को स्वेटिंग होगी। थर्ड वन इज वेट लॉस, वेट लॉस, यानी कि फीवर, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेटिंग एंड वेट लॉस, ये कौन से टाइप के सिम्टम्स हैं, टाइप B सिम्टम्स, या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर, ओके। चलिए इसके बाद में आप स्टेजिंग करते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा को डिवाइड करते हैं जिस टाइप से अदर नियोप्लाज्म को, अदर कैंसर सेल को, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के कैंसर को आप स्टेज में डिवाइड करते हैं कि स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकेंड है, या फिर स्टेज थर्ड है। इस तरीके से आप हॉजकिंस लिम्फोमा को भी स्टेजिंग में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेजिंग्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा,
या इसको बोलते हैं आर्म आर्बर स्टेजिंग। एक साइंटिस्ट था आर्म आर्बर जिसने स्टेजिंग की थी सबसे पहले हॉजकिंस लिम्फोमा की, इसलिए इसको बोलते हैं आर्म आर्बर स्टेजिंग। ओके, लिम्फोमा। कितने स्टेज के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 स्टेज के अंदर आप हॉजकिंस लिम्फोमा को डिवाइड कर सकते हैं। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो स्टेज फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सिंगल लिम्फ नोड और ग्रुप ऑफ एडजेसेंट नोड। यानी कि इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? ओनली सिंगल लिम्फ नोड का। यहाँ पे आपको सर्वाइकल ए सिंगल लिम्फ नोड में क्या देखने को मिलेगी? और ग्रोथ देखने को मिलेगी एक ही साइड, या फिर उस लिम्फ नोड के एडजेसेंट में, यानी कि आसपास के जो लिम्फ नोड होंगे उसके अंदर स्प्रेड होगा, लेकिन सिंगल साइड होगा। तो उसको आप इंक्लूड करेंगे किसके अंदर? स्टेज फर्स्ट के अंदर। स्टेज सेकंड की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम मसल्स दैट सेपरेट द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन। यानी कि स्टेज सेकंड में अगर एक ही साइड में दो जगह पे अलग अलग लिम्फ नोड है, जैसे कि ये एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया। ओके, ये जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, यानी कि दो सेपरेट लिम्फ नोड साइड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उसने आपको रख दिया, आपने रख दिया उसको स्टेज सेकंड के अंदर। ओके, देन थर्ड वन इज स्टेज थर्ड। थर्ड वन इट मीन्स कि इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द लिम्फ नोड ऑन द बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम। यहाँ अपन देख रहे थे कि डायफ्राम के एक ही साइड है, डायफ्राम अब प्रोक्सिमल साइड, डायफ्राम प्रोक्सिमल साइड, डायफ्राम प्रोक्सिमल साइड। तो स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड, अगर बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम लिम्फ नोड इंक्लूड है, मान लीजिए यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड, इनगोइनल लिम्फ नोड, यानी कि सर्वाइकल और इनगोइनल, एक प्रोक्सिमल है, प्रोक्सिमल टू द डायफ्राम, सेकेंड वन इज डिस्टल टू द डायफ्राम। तो इसको अपन ने रख दिया स्टेज थर्ड के अंदर, क्योंकि डायफ्राम की बोथ साइड इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द lymph node on the both side of the diaphragm or involvement of the lymph node above the diaphragm pulse plus spleen involvement। या फिर यहाँ तो दो साइड इन्वॉल्वमेंट है, या फिर जो लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व कर दिया स्प्लीन को, स्प्लीन तक स्प्रेड हो गया है, और आपके क्या है, जैसे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड की ओवर ग्रोथ हो गई और उसने इन्वॉल्व कर दिया स्प्लीन को, यानी कि डायफ्राम के बोथ साइड है फिर से, तो स्टेज आपने रख दिया थर्ड के अंदर। स्टेज फोर्थ की बात करें तो वाइड स्प्रेड डिजीज इज लिम्फ नोड, बोन मैरो एंड ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सच एज लीवर और लंग्स। यहाँ पे क्या हुआ? ओवर ग्रोथ जो लिम्फ नोड की थी वो स्प्रेड हो गया, यहाँ पे लीवर भी इंक्लूड हो गया, बोन मैरो भी इंक्लूड हो गई, आपकी स्प्लीन भी इंक्लूड हो गया, यानी कि सब कुछ पूरा फैल गया है, तो आपने कैटेगराइज कर दिया एज ए स्टेज 4 इस तरीके से। ओके, इसके साथ में आपको देखने को मिलता है मॉडिफाई फीचर्स। इसके साथ में जैसे कि जो लिखेगा आपका कोई डॉक्टर है या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो लिखेगा कि हॉजकिंस लिम्फोमा प्लस स्टेज फर्स्ट के साथ में वो हमेशा ऐड करता है ए बी ई या एक्स। ये जो ए बी ई एक्स है ये क्या है? ये तो मॉडिफाइंग फीचर्स है। ये क्या है? मॉडिफाइंग फीचर्स। कौन कौन से हैं? ए बी ई एक्स। अब इनका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको कहीं देखने को मिले हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज फर्स्ट प्लस ए बी ई एक्स में से कुछ भी लिखा हो, जैसे कि हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज फर्स्ट और बी इस तरीके से लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि ए का मतलब होता है असिम्प्टोमेटिक, यानी कि पर्सन के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी है और उसके अंदर कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है, असिम्प्टोमेटिक। बी फॉर अनएक्सप्लेन्ड फीवर, नाइट स्वेटिंग, यानी कि जो बी सिम्टम्स अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे पढ़ा था, देखो टाइप बी सिम्टम्स, तो यहाँ पे क्या है? टाइप बी सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो वो क्या लिखेगा? हाँ, आपको लिखना पड़ेगा प्लस बी। ओके, ई फॉर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जहाँ पे जैसे कि लिम्फ नोड की ओवरग्रोथ हो रखी है, कौन से? सर्वाइकल की, उसके साथ में और जैसे कि एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट है या फिर स्प्लीन इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको लिखोगे आप ई। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स्ट्रा नोडल साइट, ओके, एंड एक्स फॉर
बल्कि डिजीज, बल्कि मीन्स जो लिम्फ एडिनोपैथी देख रहे हैं उसकी साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर हो गई। क्या हो गया? मास की साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर है। देन दिस इज आइडेंटिफाई या फिर मेंशन बाय एक्स। ओके, तो ये तो हो गई मॉडिफाइंग फीचर्स ABEX। तो ये भी आपको हॉजकिंग्स लिम्फोमा के साथ में क्या रखना है, ये याद रखना है। स्टेज 4 भी याद रखनी है। तो ये तो हो गया आपका हॉजकिंग्स लिम्फोमा। ट्रीटमेंट अपन हॉजकिंग्स और नॉन हॉजकिंग्स दोनों का एक साथ में पढ़ेंगे आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं नॉन हॉजकिंग्स लिम्फोमा। नेक्स्ट वन इज नॉन हॉजकिंग्स लिम्फोमा। ये भी क्या है, एक कैंसर है किसका, आपके लिम्फेटिक सिस्टम का। ओके, या फिर लिम्फोसाइट का। तो क्या लिखेंगे अपन, कैंसर दैट स्टार्ट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें क्या होगा, अबनॉर्मल ग्रोथ होगी किसकी, लिम्फोसाइट की, या फिर लिम्फोसाइट क्या है, WBC एक टाइप है। तो द कंडीशन अकर्स व्हेन द बॉडी प्रोड्यूस टू मनी अबनॉर्मल लिम्फोसाइट ए टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल। तो ये भी एक कंडीशन होगी जिसमें अबनॉर्मली ग्रोथ होगी किसकी, लिम्फोसाइट की। तो लिख सकते हैं अपन द कंडीशन occurs when the body produce too many abnormal lymphocyte, कि टू मच अबनॉर्मल लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होगा, तो वो क्या होगा, नॉन हॉजकिंग्स लिम्फोमा। तो यहाँ तक तो हॉजकिंग्स और नॉन हॉजकिंग्स दोनों सेम थे। फिर आप कहेंगे कि भाई अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वन तो क्या था, रीड स्टर्नबर्ग सेल आपने देख लिया था कि अगर लिम्फोसाइट के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट है तो वो तो होगा हॉजकिंग्स, और अगर रीड स्टर्नबर्ग सेल नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन हॉजकिंग। लेकिन कुछ अदर जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड करना है आपको हॉजकिंग्स और नॉन हॉजकिंग्स लिम्फोमा को। एक साइड लिखेंगे अपन हॉजकिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल होगी आपके लिए। यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं कि हॉजकिंग्स कौन सा है और नॉन हॉजकिंग्स कौन सा है। हॉजकिंग्स लिम्फोमा एंड अनदर साइड इज नॉन हॉजकिंग्स लिम्फोमा। ओके, फर्स्ट बात करें कि इपिडेमियोलॉजी कौन से एज ग्रुप को ये इंक्लूड करता है। तो हॉजकिंग्स में अपन ने पढ़ा था कि ये बाईफेजिक एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। बाईफेजिक मीन्स इट मीन्स कि जो 15 से लेके 30 या 35 ईयर तक, और उसके बाद में अफेक्ट करता है आफ्टर द 50 ईयर ऑफ एज। तो हॉजकिंग्स लिम्फोमा में अगर इपिडियोमोलॉजी देखेंगे अपन, इपिडियोमोलॉजी या फिर एज ग्रुप, ओके, तो ये किसको अफेक्ट करता है, बाईफेजिक एज ग्रुप। कैसे अफेक्ट करता है, बाईफेजिक एज ग्रुप। बाईफेजिक मीन्स फर्स्ट वन इज 15 to 35 एज एंड सेकेंड वन इज आफ्टर द 50 ईयर ऑफ एज। और अगर इस साइड में एपिडेमियोलॉजी या फिर एज ग्रुप देखेंगे तो ये अफेक्ट करता है, पीक कब होता है, आफ्टर द 50 to 70 ईयर्स। कब होता है, 50 से लेके 70 ईयर्स के बीच में। ओके, इस तरीके से अपन ने क्या देख लिया, एज ग्रुप या फिर कौन सी एज ग्रुप को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो एक तो डिफ्रेंशिएट क्या हो गया कि बाईफेजिक एज ग्रुप को अफेक्ट करने वाला कौन सा है, हॉजकिंग्स। ओनली सिंगल एज ग्रुप को अफेक्ट करने वाला कौन सा लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिंग्स। सेकेंड वन इज बात करें कि इसमें कौन सी लिम्फोसाइट इंक्लूड होगी, कौन सी लिम्फोसाइट इंक्लूड होगी। ओके, तो ओनली बी लिम्फोसाइट किस में इंक्लूड होगी, हॉजकिंग्स में। टी लिम्फोसाइट इसमें नहीं होगी। जबकि बात करें नॉन हॉजकिंग्स तो उसमें बी और टी दोनों लिम्फोसाइट क्या हो सकती है, इंक्लूड हो सकती है। मैलिग्नेंट लिम्फोमा that is
टिपिकली ऑफ बी सेल ओरिजिन, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिन होगा हॉजकिंस आपका, ओनली बी सेल से, जबकि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होगा वो बी सेल से एंड टी सेल से भी कभी कभी क्या हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, या फिर बात करते हैं फिर इटियोलॉजी की कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो उसको अपन आगे डिवाइड पढ़ेंगे। अगर कॉज की बात करें यहाँ पे, या फिर इटियोलॉजी की बात करें कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो इटियोलॉजी में HIV के साथ में अटैच था, कौन सा, हॉजकिंस लिम्फोमा, बिल्कुल HIV के साथ में। उसके अलावा कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो तो, लेकिन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करें तो इटियोलॉजी में क्या इंक्लूड होगा आपका, HIV, HTLV, ओके, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, लिम्फोसाइट टाइप का वायरस होता है, उसको बोलते हैं HTLV-1, ये भी इंक्लूड होगा। H पाइलोरी भी हो सकता है, H पाइलोरी भी इंक्लूड हो सकता है इसमें। हेपेटाइटिस C कॉज कर सकता है। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन भी कॉज कर सकता है क्या, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो ये तो हो गई इटियोलॉजी, ये क्या हो गई, इटियोलॉजी। फिर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की या फिर क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स या फिर साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको, तो लिम्फ एडिनोपैथी, पेनलेस, यहाँ पे भी सेम पेनलेस लिम्फ एडिनोपैथी, साइन और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, साइन और सिम्टम से ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए साइन और सिम्टम्स बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि यहाँ क्या हॉजकिंस लिम्फोमा ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है, यानी कि जो लिम्फोसाइट था, लिम्फेटिक ऑर्गन था, लिम्फ नोड था, वहाँ से स्प्रेड होते हुए ब्लड में जाके वहाँ से ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है क्या, तो जो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है वो नहीं कॉज करता, नो ल्यूकेमिक फेज, जबकि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है उसके अंदर ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है, ल्यूकेमिक फेज प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ओके। उसके बाद में आपने क्या किया, रीड स्टर्नबर्ग सेल को देखा, रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे रीड स्टर्नबर्ग सेल नहीं है, क्या है, नेगेटिव है, नहीं प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद में ट्रीटमेंट कौन सा देते हैं अपन, वो आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे दोनों का। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को, कैसे कि फर्स्ट वन एपिडेमियोलॉजी बाइफेजिक, और ये है पीक ओनली वन फेजिक है, मोनोफेजिक है, मैलिग्नेंट लिम्फोमा बी सेल से अराइज होता है, इसमें बी सेल और टी सेल दोनों इंक्लूड हो सकती है। इटियोलॉजी HIV और ऑटो इम्यून, जबकि नॉन हॉजकिंस HIV, HTLV, H पाइलोरी, हेपेटाइटिस C, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन, क्रोमोसोम के जीन का ट्रांसलोकेशन हो तो भी कॉज कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स एडिनोपैथी पेनलेस दोनों में देखने को मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स सेम, ऑलमोस्ट सेम होते हैं दोनों टाइप्स में। नो ल्यूकेमिक फेज, इट मीन्स कि जो हॉजकिंस लिम्फोमा है वो ल्यूकेमिया कॉज नहीं करता, जबकि ल्यूकेमिया कॉज कर सकता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। रीड स्टर्नबर्ग सेल हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर प्रेजेंट होती है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस दोनों लिम्फोमा को। उसके बाद में अपन पर्टिकुलरली क्योंकि नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ रहे हैं इसलिए ईटियोलॉजी अलग से देखेंगे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की, ईटियोलॉजी ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, क्योंकि अपन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ रहे हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा पहले पढ़ लिया। तो इसकी ईटियोलॉजी अगर पर्टिकुलरली अलग से देखें तो आपको एक ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन देखने को मिलेगा, तो कौन सी, T फॉर ट्रांसलोकेशन, 18 to 14 नंबर क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेशन ऑफ द 411, ट्रांसलोकेशन ऑफ 1418, ट्रांसलोकेशन ऑफ 1418,
ये तो जीन का ट्रांसलोकेशन। एप्स्टीन बार वायरस कैन कोज नॉन हॉस्किंस लिम्फोमा। HIV कैन कोज नॉन हॉस्किंस लिम्फोमा। STLV टाइप फर्स्ट, ये एक वायरस है, सेम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड HIV वायरस की तरह ये भी एक तरीके का वायरस है जो क्या करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो ये क्या है, ह्यूमन लिम्फोट्रोपिक वायरस, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक, ओके, टी ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ह्यूमन herpes virus 8 herpes virus also can cause non-Hodgkin's lymphoma, hepatitis C and H pylori। तो ये क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। उसके बाद में टाइप्स की बात करें कि जिस तरीके से अपन ने 5 टाइप में या फिर क्लासिकल और नॉन क्लासिकल में डिवाइड किया था हॉस्किंग्स को, उसी टाइप में अगर अपने को नॉन हॉस्किंग्स को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे डिवाइड्स, टाइप्स। तो एक तो होता है बी सेल नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा के टाइप्स की बात करें तो बी सेल में फर्स्ट वन आएगा आपका फॉलिकुलर हॉस्किंग्स नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा फॉलिकुलर, ओके। इसके अंदर जो लिम्फ नोड की और ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड और ग्रोथ ऑफ लिम्फ नोड मेनली किसको अफेक्ट करता है, एडल्ट को अफेक्ट करता है। और क्योंकि लोकलाइज लिम्फ नोड की ओवर ग्रोथ है इसलिए इसका ट्रीटमेंट मेन ओनली रेडियोथेरेपी होता है। रेडियोथेरेपी से ये क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप था डिफ्यूज लार्ज बी सेल, डिफ्यूज लार्ज बी सेल नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा कौन सा है, डिफ्यूज लार्ज सेल। ये भी सबसे ज़्यादा एडल्ट को अफेक्ट करता है, ओके, एडल्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ये इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी के अंदर कौन सी थेरेपी, आर-चॉप थेरेपी, ओके। ये आर-चॉप क्या है अपन लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा, रोटेक्सीमेब, साइक्लोफॉस्फामाइडॉक्स, रूबिसिन वगैरह ये सब के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा। थर्ड वन बर्किट लिम्फोमा, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है किसको, बच्चों को, चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है कौन सा, बर्किट लिम्फोमा, ओके। ये हाईली मैलिग्नेंट होता है, सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट की बात करें तो कौन सा होगा, बर्किट लिम्फोमा, ओके। एसोसिएट विथ एप्स्टीन बार वायरस, ओके, EBV के साथ में एसोसिएटेड होता है, ओके। जो इंक्लूड होती है इसमें मोस्टली कौन सी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में जो इंक्लूड होती है, जबकि एब्डोमिनल मास या फिर एब्डोमन इंक्लूड होता है अमेरिकन कंट्री में। एब्डोमन इंक्लूड कहाँ पे होता है, अमेरिकन कंट्री में, ओके। ये हो गया बर्किट सेल लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। नेक्स्ट वन टाइप फोर्थ की बात करें तो होता है मेटल सेल लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा। मेंटल सेल लिम्फोमा की बात करें तो इसके अंदर इंक्लूड होती है कौन सी, CD5 सेल, CD5 सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सबसे रेयरेस्ट टाइप का लिम्फोमा होता है नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा। तो ये तो हो गया बी सेल के टाइप में। फिर पढ़ते हैं अपन टी सेल के लिम्फोमा के टाइप्स। टी सेल के अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, तो टी सेल में एक तो होता है एडल्ट टी सेल लिम्फोमा, एडल्ट टी सेल नॉन हॉस्किंग्स लिम्फोमा, ओके। इसके अंदर जब पर्सन आपके सामने प्रेजेंट होगा तो साइन और सिम्टम्स की बात करें तो क्यूटेनियस लीजन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, क्यूटेनियस लीजन, ओके।
इसके एसोसिएशन की बात करें कि ये एसोसिएट किसके साथ में होता है, तो मोस्टली एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, HTLV, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट या फिर टी लिम्फोसाइट टाइप वायरस, HTLV फर्स्ट के साथ में। सेकेंड टी सेल नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करें तो उसका टाइप होता है माइकोसिस फंगोइड्स, माइकोसिस फंगोइड्स। कौन सा टाइप है, माइकोसिस फंगोइड्स। ये मोस्टली अफेक्ट करता है एडल्ट को, ओके। और इसके अंदर पेशेंट में स्किन लीजन, पेशेंट प्रेजेंट विथ स्किन एक्जिमा या फिर स्किन लीजन जिसको बोलेंगे वो प्रेजेंट होगा, ओके। इस माइकोसिस फंगोइड्स को ऑल्सो नोन एज सीजेरी सिंड्रोम, इसको सीजेरी सिंड्रोम भी बोला जाता है, माइकोसिस फंगोइड्स को ऑल्सो नोन एज सीजेरी सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज सीजेरी सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम एज हॉजकिंस लिम्फोमा। जो सिम्टम्स आपको हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर दिख रहे थे वही सेम डिफ्यूज या फिर असिम्टोमेटिक पेशेंट देखने को मिलता है, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेटिंग, ओके। या फिर नॉन टेंडर लिम्फ नोड आपको देखने को मिल देंगे। मूवेबल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो लंग्स, बोन मैरो, CNS या फिर स्टमक के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली सब आपको याद है, आपको बायोप्सी करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे, MRI या फिर LDS ESR वगैरह। मोस्ट है यहाँ पे ट्रीटमेंट, किसके लिए, फर्स्ट वन फॉर हॉजकिंस लिम्फोमा और सेकेंड वन विज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ओके। तो हॉजकिंस लिम्फोमा में थेरेपी देते हैं आप ABVD, या तो ABVD या फिर BCOP, या फिर कौन सी थेरेपी, BCOP, BEACOPP। अब इन दोनों का मीनिंग्स क्या होता है, A फॉर एड्रियामाइसिन, B फॉर ब्लियोमाइसिन, V फॉर विनब्लास्टिन, D फॉर डेकारबाजिन, ओके। ABVD, BCOP। नेक्स्ट वन या तो ABVD या फिर BCOP देंगे, ओके। BCOP की बात करें तो ब्लियोमाइसिन, B फॉर ब्लियोमाइसिन, E फॉर इटोपोसाइड, ओके। A फॉर एड्रियामाइसिन, ओके। C फॉर साइक्लोफॉस्फामाइड, ओके। एंड O फॉर ऑनकोविन, P फॉर प्रोकार्बाजिन, एंड अनदर P फॉर प्रेडनिसोलोन, इधर अपन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की बात करें तो इसमें कौन सी थेरेपी दी थी अपन ने, R-CHOP एंड रेडियोथेरेपी, ओके। अब R-CHOP की बात करें तो R फॉर रिटोक्सीमेब, C फॉर साइक्लोफॉस्फामाइड, H फॉर डॉक्सोरूबिसिन, विनक्रिस्टिन, एंड लास्ट वन इज प्रेडनिसोलोन। ये तो हो गया ट्रीटमेंट किसका, हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ओके। तो ऑलमोस्ट जो कीमोथेरेपी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है,
ठीक है, तो ये तो हो गया हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का। तो हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस में आपको मेनली तो क्या याद रखना है, लिम्फोमा के अंदर किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेन तो आइडेंटिफिकेशन क्या था, रीड स्टर्नबर्ग सेल का। मेन तो आइडेंटिफिकेशन था किसका, रीड स्टर्नबर्ग सेल। अगर पॉजिटिव है तो हॉजकिंस, अगर नेगेटिव है तो नॉन हॉजकिंस। ओके, फिर बायोफिजिक स्टेज का, ओके, इटियोलॉजी का, एंड आप क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम थे। ओके, क्लिनिकल फीचर्स ऑलमोस्ट दोनों में सेम थे। ल्यूकेमिक फेज का आपको याद रखना है कि ल्यूकेमिक फेज से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ल्यूकेमिक फेज देखने को नहीं मिलता है हॉजकिंस में, और नॉन हॉजकिंस में ल्यूकेमिक फेज हो सकता है। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना है हॉजकिंस के जो स्टेजेस है वो, और हॉजकिंस में मोस्ट कॉमन टाइप इंडिया में कौन सा है, एंड HIV के साथ में कौन सा एसोसिएटेड है, या लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वाला, ये वाला याद रखना है। ओके, इस तरीके से अपन ने कंप्लीट कर दिया लिम्फोमा को, जिसमें हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस दोनों पढ़ लिए। ओके, आपको आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट जरूर करना है, और क्लास को शेयर जरूर करना है अदर स्टूडेंट के साथ में। और इसके अलावा अगर आपको और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे, ओके, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि थोड़ी डिटेल में क्लास हो, है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उस टॉपिक से ऊपर डिटेल में क्लास आपको ज़रूर मिलेगी वेरी सुन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।